नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि 5 चरणों की वोटिंग में ही इंडी अलायंस की हवा निकल गई है। मोदी ने कहा, पहले राउंड में विरोधी पस्त हुए, तीसरा फेज आते आते ध्वस्त हुए और 5वें फेज में तो पूरी तरह परास्त हो गए। मोदी ने कहा कि 4 जून को विरोधी दलों का ऐसा हाल होगा कि वो चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। हालांकि एंटी मोदी मोर्चे में शामिल विरोधी दलों के तमाम नेताओं ने भी आज 4 जून को लेकर बड़े बड़े दावे किए। ममता बनर्जी ने बताया कि इंडिया अलायंस की जीत क्यों तय है, बीजेपी किन किन राज्यों में हार रही है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि इंडिया अलायंस को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यह भी बता दिया कि 4 जून को बीजेपी की विदाई के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून को बीजेपी 140 से नीचे और इंडिया अलायंस 400 पार होगा। तेजस्वी यादव ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार मोदी की विदाई तय है और बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तो बिहार में लगेगा। लेकिन अमित शाह ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि बीजेपी को 4 चरणों में 270 से ज्यादा सीटें मिल चुकी थी। 5वें चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी 310 के फिगर को पार कर चुकी है। बाकी 2 चरणों में बीजेपी 375 के पार होगी और एनडीए 400 पार। सबके अपने दावे हैं, सबके दावों के पीछे अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल यह कि किसके दावे में कितना दम है, किसके तर्क में कितना वजन है, जनता का मूड क्या है, मुद्दे क्या हैं, हवा का रुख किस तरफ है, किस पर यकीन करें। आज की बात में आज इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद मेरे साथ स्टूडियो में देश के सबसे मशहूर सेफोलॉजिस्ट और चुनाव वैज्ञानिक जिन्हें मैं कहता हूं प्रशांत किशोर होंगे। प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। 2019 में भी उन्होंने मोदी की पहले से बड़ी जीत का अनुमान लगाया था। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में प्रशांत भूषण ने ममता की वापसी की भविष्यवाणी की थी, बीजेपी की हार का सही प्रेडिक्शन किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलेगी, तृणमूल कांग्रेस को सेटबैक लगेगा, यह बात भी उन्होंने बता दी थी और वो सही साबित हुई। इसी तरह यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, कर्नाटक हो, तेलंगाना, जहां जहां असेंबली इलेक्शन हुए, प्रशांत किशोर हर बार बिल्कुल सही साबित हुए। इसलिए प्रशांत किशोर से यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है, 4 जून की तस्वीर क्या होगी, किसके दावे सच होंगे और ये दावे सच होने की वजह क्या है। इन सब सवालों पर प्रशांत किशोर से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज की खास खबरें आपको दिखा देता हूं। यह बता देता हूं कि आज किसने क्या दावा किया। नरेंद्र मोदी आजकल रोज 4 रैलियां कर रहे हैं। आज भी मोदी के बिहार में 2 और उत्तर प्रदेश में 1 चुनावी रैली हुई और फिर मोदी ने काशी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया। हर जगह मोदी ने कहा उन्हें देश की जनता पर भरोसा है और जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। इसलिए 4 जून को क्या होगा इसकी चिंता मोदी को नहीं है, विरोधी दलों के नेताओं को है। बिहार के पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों को अपनी हार साफ साफ नजर आ रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। वो मोदियों को ज्यादा से ज्यादा गालियां दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग चाहे कुछ भी कहें, 5वें फेज की वोटिंग तक यह अलायंस परास्त हो चुका है। अब 4 जून को इंडिया अलायंस को जनता ऐसी हार देगी कि पूरी दुनिया देखते रह जाएगी। अभी कल ही पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन
पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। मोदी की सभाओं में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी, क्योंकि बिहार में उन्होंने अपने विरोधियों के पस्त और ध्वस्त और परास्त होने की बात कही। उनके दावे पर पहला रिएक्शन तेजस्वी यादव का आया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इंडिया अलायंस 300 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगा। क्योंकि मोदी को हार का डर है, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ता है, तो इसलिए इस तरह के बयान दे। मोदी को भरोसा है कि 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इंडिया अलायंस साफ हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी की विदाई होगी। ममता ने यह तो नहीं बताया कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन बसीरहाट की रैली में ममता ने इसका गणित समझाया। यह बताया कि इंडिया अलायंस की सरकार कैसे बनेगी, बीजेपी की सीटें किन किन राज्यों में कम होंगी। ममता ने कहा अब 4 जून को इंडिया अलायंस की जीत होगी और उसके बाद वो संदेश खाली का दौरा करेगी। শুনুন, অনেক সময় আমরাও বুঝতে পারি না রেজাল্টটা কি হতে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ ঠিক করে নিয়েছে। আমি শুনেছি উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে, মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে, রাজস্থান থেকে শুরু করে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী বিহার থেকে শুরু করে একটা একটা করে সিট জিতলে আমরা বাংলা অল ইন্ডিয়া লেভেলে যে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই ইন্ডিয়া জোটকে আমরা ক্ষমতায় নিয়ে আসবো। এনআরসি ওদের দিয়ে বাতিল করাবো, ক্যাব বাতিল করাবো, ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাতিল করাবো, 100 দিনের কাজ চালু করাবো, মানুষের কাজ চালু করাবো। আমাদের যা করার তো আমরা করছি, প্লাস দিল্লির কাজগুলো দিল্লিকে দিয়ে করবো। বিজেপি কে করব খালি। আর বসিরহাটে হাজি নুরুল যেদিন জিতবে তার কয়েকদিনের মধ্যে আমার প্রথম ভিজিট এবার সন্দেশখালি হবে। তার কারণ আমি আপনাদের দেখতে যাব। जैसे मैंने आपको बताया, आपसे थोड़ी देर बाद प्रशांत किशोर मेरे साथ होंगे। उनके साथ हम इन दावों का एनालाइज करेंगे, आने वाले चुनाव नतीजों का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ और दावे दिखा देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 4 जून को अच्छी खबर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खड़गे ने आज कहा मोदी सत्ता में वापस नहीं आ रहे, उनको बहुमत नहीं मिलेगा। खड़गे ने दावा किया कि अगली सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी और उन्होंने जनता से जो भी वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। जितने भी हमारी गारंटी से न्याय है और जो कुछ हम कर सके पहले वो तो करेंगे ही। लेकिन मोदी जी जो इतने झूठ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, उतना नंबर उनको नहीं मिल रहा, इसीलिए हर जगह टीका टिप्पणी करते वो फिर रहे और कोई डेवलपमेंट की बात कर रहे नहीं। हम 10 केजी राइस
फ्री देंगे 10 kg, और ये हम निभाएंगे। अब कर्नाटक में हम कर रहे हैं, तेलंगाना में भी हम बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से ऑल इंडिया लेवल पे जब हमारी सरकार आएगी गठबंधन की, तो ये चीजें हम करके दिखाएंगे। ममता बनर्जी और खड़गे ने सीटों की संख्या तो नहीं बताई, बस जीत के दावे किए, लेकिन अमित शाह ने सीटों का समीकरण बता दिया। ओडिशा में संबलपुर की रैली में अमित शाह ने कहा 5 राउंड के बाद बीजेपी 310 सीटें जीत चुकी है और अगले 2 राउंड में बीजेपी 400 का आंकड़ा भी पार कर लेगी। पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब उड़ीसा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। कल दिल्ली में भी अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी 300 पार हो चुकी है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अमित शाह कुछ भी दावे करें, उनका अनुमान है कि 4 जून को इंडिया अलायंस को कम से कम 310 सीटें आएंगी। सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी। केजरीवाल आजकल एक और शिकवा छोड़ रहे हैं। वो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में लगे हैं। मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। केजरीवाल बार बार ये बात कहते हैं और उन्होंने आज भी कहा कि अमित शाह को जोश में आकर दूसरों को गालियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि न वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और न बीजेपी को जनता दोबारा सत्ता सौंपेगी। मंत्री जी ने, कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? अरविंद केजरीवाल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बात खुलकर कहते हैं, अखिलेश यादव इशारों में वही बात आगे बढ़ा रहे हैं। आज लालगंज की रैली में अखिलेश यादव ने कहा, मोदी और योगी के बीच झगड़ा चल रहा है। जब 2 इंजन आपस में टकरा रहे हैं तो दोनों को हार का डर है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को इस बार 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और इंडिया अलायंस 400 के पार होगा। बड़े बड़े शहरों में ये डबल इंजन वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन वाले, लेकिन उनका जो इंजन है वो पहले से ही गायब है, एक ही इंजन। और आपने देखा होगा, अब तो बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, इनका तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल चल रहा है इनके अंदर ही अंदर।
और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। ये जो दिल्ली और लखनऊ वाले हैं, सुनने में आ रहा है इनका भी आपस में एक दूसरे का इंजन टकरा रहा है। कह रहे थे 400 पार, याद है आपको जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है। देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने हर एक को धोखा दिया, किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा न दिया हो। बताओ इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? और धोखा देते देते अब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। दावे करने में अखिलेश यादव और केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं। मुझे याद है 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कहते थे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी। बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। केजरीवाल गुजरात के चुनाव में आईबी की रिपोर्ट दिखाते थे, कहते थे गुजरात में हमारी सरकार बन रही है, बुरी तरह हारे। तो इन दावों पर कितना यकीन करें, यह बड़ा मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ ने आज अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। डुमरियागंज की रैली में योगी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी हार सामने देखकर बौखला गई है। अब ये लोग भ्रम और अफवाहें फैलाने पर उतर आए हैं, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। योगी ने कहा ये लोग चुनाव हार चुके हैं, 4 बार हार चुके हैं, 5वां हारने जा रहे हैं, इसीलिए 400 पार का नारा सुनकर चारों खाने चित हो जाते हैं। 400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। ये चारों 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। झूठ और अफवाह के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं। ये 14 में चुनाव हारे हैं, 17 में चुनाव हारे हैं, 19 में चुनाव हारे हैं, 22 में भी जनता जनार्दन ने इनको चारों खाने चित किया है। और फिर 24 में भी एक नए संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। 4 जून को लेकर सबके दावे हैं, सबकी भविष्यवाणी है, मैंने आपको सुनवा दिया। अब इन दावों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, कितना गलत साबित होगा, कितना सही, जमीनी सच्चाई क्या है, इसका फैसला तो 4 जून को होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि अखिलेश यादव 4 बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ दावा करते हैं वो गजब का है। इस बार यूपी में और बिहार में दोनों जगह चुनावी संग्राम अच्छा खासा हो रहा है। दावे दोनों तरफ से बड़े बड़े किए जा रहे हैं। बिहार में इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ है और दोनों पार्टियों के नेता चुनाव में पूरी ताकत भी लगा रहे हैं। क्योंकि 2019 के इलेक्शन में बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, सिर्फ एक किशनगंज की सीट कांग्रेस को मिली थी। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। इसलिए तेजस्वी यादव इस बार काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के मामले में मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज ही सीवान की रैली में कहा था कि डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन फिर भी वो कैंपेन कर रहे हैं और 4 जून को मोदी को कंप्लीट बेड रेस्ट पर भेजकर ही दम लेंगे। आज मोदी ने बिहार की धरती पर इसका जवाब दिया। पूर्वी चंपारण की रैली में मोदी ने कहा जो लोग मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं
जो लोग मोदी को बद्दुआ दे रहे हैं उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि देश की जनता की दुआएं मोदी के साथ हैं। मैंने सुना है कि यहां कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, मैं तो यही कामना करता हूं, मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक के जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। और ये सब ऐसे ही है। आपने देखा होगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कांग्रेस के शहजादे मोदी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश का शहजादा क्या कहता है, अब मोदी के आखिरी दिन बनारस में है, इसलिए उन्होंने बनारस में अंतिम गृह की व्यवस्था की है। अरे इंडी वालों, आपकी इच्छा से अब देश नहीं चलता। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है, हर दिल में मोदी है। अब मैं आपको तेजस्वी यादव का बयान भी सुनवा देता हूं, जिसमें तेजस्वी ने मोदी को बेड रेस्ट पर भेजने की बात कही थी। असल में तेजस्वी यादव आजकल कमर में दर्द से परेशान हैं। वो खड़े होकर भाषण नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी पब्लिक मीटिंग्स में जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर स्पीच देते हैं। आज सीवान की रैली में तेजस्वी ने कहा, डॉक्टर ने भले ही उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन वो बेड रेस्ट पर तभी जाएंगे जब तक नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। आप लोग जानते हैं कि बैठ के बोलना पड़ रहा है, कमर में हड्डी में चोट है, इस वजह से खड़े होकर के हम भाषण नहीं दे पा रहे। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो हमको बोला था कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट कीजिए, लेकिन जब हमारा देश का संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा जब खतरे में हो, जब इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा हो, तो तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देता। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन टनाटन टनाटन। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। तो बिहार में माहौल बना हुआ है, देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री बार बार आ रहे, कम से कम 12-13 बार आ गई। प्रधानमंत्री जी ने केवल झूठ बोला, ठगा, खाली भाषण देते थे प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। हाँ मोदी जी, हाँ, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, यही बात 6 दिन है ना। इतना झूठा ही प्रधानमंत्री बारे कि गोबर के भी हलवा बना देंगे। क्योंकि तेजस्वी ने आज पूर्वी चंपारण में भी पब्लिक मीटिंग की थी, वहां भी मोदी पर इसी तरह से झूठ बोलने, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर बात न करने का आरोप लगाया था, तो मोदी ने इसका जवाब दिया। आरजेडी और कांग्रेस को बिहार के जंगल राज की याद दिलाई। मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने गरीबों को भूखा रखकर स्विस बैंक में खाते खुलवा दिए, वो इस बात से परेशान है कि मोदी गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुफ्त राशन बंद नहीं होगा। मोदी
गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं देगा। चुनाव के बाद भी ये योजना जारी रहेगी। मैं तो जहां जाता हूं अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देता हूं। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? जिनके जंगल राज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था। अब ये मोदी की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहा है? रात को जब बच्चे भूखे पेट सोते हैं तो उस मां पर क्या बीतती है, इसका मुझे पता है। और इसलिए मोदी गरीब को मुफ्त राशन देता है, देता रहेगा। मोदी ने जंगल राज की बात की और आज ही जंगल राज की याद दिलाने वाली खबर भी आ गई। आज बिहार में चुनावी हिंसा में एक शख्स की जान चली गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सारण लोकसभा क्षेत्र का है, जहां से लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। उनका मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। इल्जाम यह है कि हिंसा रोहिणी के कारण शुरू हुई। असल में आज सुबह सुबह छपरा के भिखारी चौक पर बीजेपी और आरजेडी के सपोर्टर्स के बीच झगड़ा हो गया। पहले पथराव हुआ, फिर फायरिंग हुई। गोलीबारी में चंदर राय नाम के एक युवक की मौत हो गई। चंदन को आरजेडी का सपोर्टर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल सारण में वोटिंग के दौरान रोहिणी आचार्य एक पोलिंग बूथ में घुस गई। इसका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद आरजेडी के सपोर्टर्स भी सामने आ गए। कल ही पोलिंग बूथ के पास दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। हालांकि उस वक्त तो पुलिस और प्रशासन के दखल के बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, लेकिन आज सुबह करीब 7 बजे भिखारी चौक पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसमें फायरिंग के दौरान 2 लोगों को गोली लगी और एक शख्स की मौत हो गई। राजीव प्रताप रूडी हिंसा के लिए रोहिणी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूडी ने कहा कि बिहार बड़ी मुश्किल से सियासी हिंसा के दुष्चक्र से बाहर निकला था, लेकिन लालू की पार्टी राज्य को फिर से उसी जंगल राज युग में ले जाना चाहती है। और मुझे लगता है कि कैंडिडेट जिसका अधिकार नहीं होता है बूथ में प्रवेश करने का, कैंडिडेट जब बूथ के अंदर जाता है तो वो चुनाव आचार संहिता का वॉयलेशन है। और उसके बाद वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। स्वाभाविक है प्रोटेस्ट करना। अगर आप जब बूथ पर जाइएगा तो बूथ कैप्चरिंग का शंका होता है। और उसके बाद बहसा बहसी हुआ और उसके बाद वहां से निकलने के बाद पत्थरबाजी हो गई और दोनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच में। ये शुरुआत तो वहीं से हुआ। जिस बिहार के बारे में हम लोग बात करते हैं, मैं तो पिछले 30 साल से इसकी सामना करता हूं, हिंसा का दौर। और ये पूर्णतः राजनीतिक
तांडव है। इसी दहशत से लोग सरकार में आना चाहते हैं, इसी दहशत से राष्ट्रीय जनता दल देश की सरकार में जाना चाहती है। बिहार के लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे और कम से कम छपड़ा में तो हम सब कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हिंसा में जो 2 लोग घायल हुए हैं उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आज रोहिणी आचार्य भी घायलों को देखने हॉस्पिटल पहुंची। यहां उन्होंने राजीव प्रताप रूडी को जवाब भी दिया। रोहिणी ने कहा, एक कैंडिडेट के तौर पर पोलिंग बूथ में जाना उनका अधिकार है। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जो हिंसा हुई है उसके लिए बीजेपी के गुंडे जिम्मेदार हैं। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए। तेजस्वी यादव ने भी अपनी बहन का बचाव किया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब जनता उन्हें जवाब दे रही है, तो हताश होकर बीजेपी के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें अब तक सिर्फ पश्चिम बंगाल से आई थी। कुछ छुटपुट घटनाएं आंध्र प्रदेश में हुई, कुछ तेलंगाना में हुई, लेकिन इस बार बिहार में चुनावी हिंसा का ये पहला केस है और इसमें भी एक नौजवान की जान चली गई। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जांच कर रही है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए 2 दिन के लिए इस इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। क्योंकि बिहार में चुनाव के दौरान और कहीं हिंसा नहीं हुई, सिर्फ उसी सीट पर गोलियां चली जहां से लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए उंगलियां आरजेडी की तरफ उठेंगी। और मोदी ने आज इसीलिए जंगल राज की बात का याद दिलाई। हालांकि बिहार में रैलियां करने के बाद नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचे। पहले प्रयागराज में पब्लिक मीटिंग की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे। मोदी ने संकट मोचन मंदिर में बजरंगबली के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, प्रसाद लिया और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में करीब 25,000 महिलाओं को संबोधित किया। इस प्रोग्राम की खास बात यह थी कि इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिलाएं ही मौजूद थी। मंच का संचालन भी महिलाओं ने किया। इस कार्यक्रम में मोदी ने सिर्फ काशी की बात की और मातृशक्ति के लिए क्या क्या किया ये बताया।
मोदी ने कहा कि भारतीय समाज का आधार, भारत की शक्ति का स्रोत मातृशक्ति है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने कदम कदम पर महिलाओं का अपमान किया, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। मोदी ने कहा, जो पहले कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, अब यूपी में समाजवादी पार्टी के लड़के गलती करके दिखाएं तो योगी आदित्यनाथ उनका वो हाल करेंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। काशी में राजपाट बाबा विश्वनाथ का है, लेकिन व्यवस्था माता अन्नपूर्णा ही चलाती है। जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता? ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। काशी में मोदी के साथ योगी भी मंच पर थे, लेकिन इससे पहले योगी ने बलरामपुर, डुमरियागंज, संत कबीरनगर, बस्ती और आजमगढ़ में रैलियां की। आजमगढ़ में आज योगी और अखिलेश यादव दोनों की पब्लिक मीटिंग्स हुई। क्योंकि आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, आजमगढ़ में मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी है, इसलिए योगी ने इसी मुद्दे को उठाया। योगी ने कहा, पहले आजमगढ़ की इमेज आतंकवादियों के शहर जैसी बना दी गई थी। आजमगढ़ के लोगों को लोग शक की निगाहों से देखते थे, लेकिन अब आजमगढ़ को उसकी पहचान वापस मिली है। योगी ने कहा कि 4 जून के बाद आजमगढ़ को नया नाम भी मिलेगा। आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ किया जाएगा। मैं कोटि कोटि नमन करते। एक समाजवादी पार्टी थी, उसके समय में संजरपुर और सराय मीर की घटनाएं घटित होती थी। हर आतंकी घटना में नाम आता था आजमगढ़ का, और परेशानी होती थी यहाँ के नौजवानों को। आजमगढ़ के नाम पर नौकरी की बात तो दूर, कोई धर्मशाला और होटल में कमरा भी नहीं देता था। और बहनों और भाइयों, आज आप जाएंगे, आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो आप सम्मान पाएंगे पूरे देश के अंदर। ये जो सेफई परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है, फिर ये चले जाएंगे, दोबारा फिर यहां झांकने नहीं आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने अपने चार बार मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं बनाया? ये केवल आपको सामने ठगी करने के लिए आए हैं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। हमें इनके पीछे नहीं जाना है। ये अलग अलग दलों के रूप में छद्मवेश में प्रहार करेंगे, आपके बीच में आएंगे, जाति का नारा देंगे, आपको हर प्रकार से गुमराह करने का प्रयास करेंगे। इनके बहकावे में नहीं आने की आवश्यकता है। आप, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। निरुवा को दूसरी बार, पिछली बार तो उनको केवल 2 ही साल काम करने को मिला, अभी तो उनको केवल 2 ही साल काम करने को मिला, तब इतनी योजनाएं वो लेके आ गए। 5 साल का वक्त दीजिए इनको, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने का काम करेंगे निरुवा। अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों आज आजमगढ़ में थे। दोनों की अलग अलग पब्लिक मीटिंग्स हुई, लेकिन लालगंज में अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हो गया। रैली में पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ दी, एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए।
दरअसल जब अखिलेश वहां पहुंचे तो भीड़ ने मंच की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने बेकाबू कार्यकर्ताओं को मंच की तरफ जाने से रोका। जब लोग नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। लोग पुलिस से भिड़ गए। मंच से बार बार अनाउंसमेंट होती रही कि कार्यकर्ता अनुशासन में रहें, लेकिन बवाल बढ़ता गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने माइक संभाला, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, उन्हें आगे न आने को कहा। बड़ी मुश्किल से हालात काबू में आए। इसके बाद अखिलेश की स्पीच शुरू हुई। अखिलेश ने कहा वैसे ही उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, अगर कार्यकर्ता अनुशासन में नहीं रहे तो बीजेपी इसको गलत तरीके से प्रचारित करेगी। आजकल हमारी आपकी सभा में बहुत ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग हमारी मदद करो। अगर आप लोग खुद अनुशासन में रहोगे तो हमारी भी मदद मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, अखिलेश यादव को इस बात से ज्यादा चिंता इस बात की है कि परिवार की सीटें बच पाएंगी या नहीं। अखिलेश यादव ने अपने परिवार वालों को दिल खोलकर टिकट दिए हैं। वो खुद कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी वाइफ डिंपल मैनपुरी से हैं। बदायूं से चाचा शिवपाल यादव का बेटा चुनाव के मैदान में है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से और अक्षय यादव फिरोजाबाद से मैदान में है। मैनपुरी को छोड़कर बाकी सारी सीटें समाजवादी पार्टी हार चुकी है। इसलिए बीजेपी पूरी ताकत इन्हीं सीटों पर लगा रही है और इसके चक्कर में अखिलेश यादव को कैंपेन के दौरान ज्यादातर टाइम परिवार की सीटों पर देना पड़ रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 4 जून को अखिलेश यादव को बड़ा धक्का लगेगा। वो यूपी की 79 सीटें तो दूर, परिवार की 5 सीटें भी बचा लें, ये उनके लिए बड़ी बात होगी। आज अरविंद केजरीवाल के लिए एक और बुरी खबर आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन पिटीशन को डिसमिस करते वक्त अदालत ने जो बातें कही वो केजरीवाल की मुसीबत को बढ़ा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति कुछ गिने चुने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई और इसके पुख्ता सबूत हैं। शराब घोटाला सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग और जनता के भरोसे को तोड़ने का केस है। कोर्ट ने कहा शराब नीति इस तरह बनाई गई जिसमें प्री ड्राफ्टेड ईमेल भेजे गए। इस पॉलिसी का मकसद कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना और बदले में रिश्वत लेना था। चूंकि मनीष सिसोदिया की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि इस घोटाले की जांच में एजेंसी ने देरी की, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य उसके सामने आए हैं उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जांच एजेंसी की तरफ से देरी की गई। मनीष सिसोदिया पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें इस स्टेज पर जमानत देना ठीक नहीं होगा। ईडी ने उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया है वो भी प्रथम दृष्टया सही लगता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा मनीष सिसोदिया को हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात की जो छूट दी गई है वो जारी रहेगी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के केस में भी हाई कोर्ट ने इसी तरह की बातें कही थी। संजय सिंह की बेल भी खारिज की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। अब मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए जो बातें कही हैं उसे देखते हुए नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल सकेगी। आज मानयोग हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की शराब घोटाले में जमानत रद्द कर दी, क्योंकि कोर्ट कहती है मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में सीधी तरह से इन्वॉल्व हैं और उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो जायज है। उन्होंने करोड़ों रुपया बनाया है। अरविंद केजरीवाल जी के साथी हैं। अरविंद केजरीवाल जी
अब तो हाई कोर्ट ने भी जमानत जब रद्द कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दी, लोअर कोर्ट ने भी रद्द कर दी। अब भी आप लोगों में यही कहोगे मैं तो बेकसूर हूं, आपकी भी जमानत नहीं होने वाली। जो आपने शराब घोटाले किए हैं उसका हिसाब देने का वक्त आ गया। ये माओ की बददुआ लग रही है, इसीलिए मनीष सिसोदिया भी जेल में रहेंगे और आपको भी जेल में रहना पड़ेगा। जो आपने करोड़ों रुपया कमाया है, दिल्ली का लूटा है, उसका हिसाब एक एक पाई का आपको देना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी भी तिहाड़ जेल में जाएंगे। ये बात सही है कि हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल पिटीशन खारिज की है। शराब घोटाले के केस में फैसला नहीं दिया है, लेकिन अदालत ने जो बातें कही उसका मतलब यही है कि अभी तक जांच एजेंसियों ने कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए हैं, जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे हैं, उससे अदालत कन्विंस्ड है। अदालत ने मान लिया कि घोटाला तो हुआ। शराब नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने और पैसा कमाने के लिए बनाई गई। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, फैसला आने वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल चुनाव का वक्त है। 3 दिन बाद दिल्ली में वोटिंग होनी है और बीजेपी कोर्ट के फैसले पर आधारित इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल होगा। केजरीवाल की दिक्कत यह भी है कि आजकल वो एक साथ कई मुसीबतों से घिरे हुए हैं। स्वाति मालीवाल की पिटाई के केस में केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल हो रहा है और आज इस मामले में स्वाति मालीवाल, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना का बयान आया। वीके सक्सेना ने स्वाति के साथ हुई मारपीट पर दुख जताया। एलजी ने कहा कि स्वाति मालीवाल का रवैया उनके प्रति पक्षपातपूर्ण था। फिर भी जिस तरह एक महिला के साथ मुख्यमंत्री आवास में कथित तौर पर मारपीट की गई, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, एलजी ने इस बात पर अफसोस जताया कि पहले तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने खुद ये बात मान ली थी कि स्वाति के साथ मारपीट हुई, लेकिन बाद में इस मामले में यू टर्न लिया और स्वाति मालीवाल पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। आज इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी बात कही। सुधांशु त्रिवेदी ने इसे लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड से कंपेयर किया, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मायावती के साथ मारपीट की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, स्वाति मालीवाल का केस इसलिए और भी गंभीर है कि उनके साथ ये सब मुख्यमंत्री के घर पर हुआ। मुझे लगता है आप सब लोग पत्रकार हैं, शोध करके बताइएगा ऐसा कोई उदाहरण भारत की राजनीति में उपलब्ध है। हां, मिलता जुलता उदाहरण मुझे याद आता है, क्योंकि विभव कुमार जी उसके बाद लखनऊ में ही मिले थे। लखनऊ में घटना हुई थी 1995 में, जिसे आप सब स्टेट गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। मायावती जी के साथ ऐसा ही हुआ था और ये उनका शब्द था, मायावती जी का, मेरा शब्द नहीं है, कोट अनकोट बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, अनकोट, और उनके साथ हाथापाई हुई थी, दुर्व्यवहार हुआ था, जिसे हम सब स्टेट गेस्ट हाउस कांड के रूप में जानते हैं। मगर ये तो नई राजनीति वालों ने एक नया ही अध्याय लिख दिया कि सीएम हाउस के अंदर, अरे भाई वहां तो मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग कर रहे थे, यहां तो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने अपनी महिला सांसद के साथ कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड था तो ये सीएम हाउस कांड है। वो लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड से ज्यादा भयानक सवाल खड़े करने वाला ये दिल्ली का सीएम हाउस कांड है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाबी हमला हुआ। आम आदमी पार्टी ने भी बयान जारी किया और कहा कि एलजी के बयान से यह बात साबित हो गई है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। और इसके बाद आतिशी सिंह ने कहा कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, इसीलिए स्वाति मालीवाल के जरिए बीजेपी चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। रोज नई नई साजिश रची जा रही है। जब एलजी साहब, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, एलजी साहब जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को मैदान में उतार रही है तो वो हमारे बयान को साबित कर देता है। ये इस बात को प्रूव कर देता है कि ये पूरा स्वाति मालीवाल जी का झूठा आरोप एक भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। स्वाति मालीवाल के केस में पॉलिटिकल बयानबाजी तो कुछ नहीं होगा। अब सारा मामला पुलिस के पास है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। आज विभव कुमार को लेकर पुलिस मुंबई भी गई थी।
उस जगह पर जहां उन्होंने फोन की फॉर्मेटिंग की थी। और यह मामला ऐसा है जिसमें पॉलिटिकली नुकसान होगा। पुणे में हिट एंड रन का जो केस हुआ था, उसमें आज पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले नाबालिग के बिल्डर पिता को संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे पुणे में पूछताछ की जा रही है। 2 दिन पहले की घटना है। एक नाबालिग ने तेज रफ्तार से पोर्शे कार चलाते हुए 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 IT इंजीनियर्स की मौत हो गई थी। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 दिन की समाज सेवा करने और सड़क हादसों पर एक निबंध लिखने की सजा देकर सिर्फ 14 घंटे बाद रिहा कर दिया। कोर्ट के फैसले पर इस इलाके के लोगों ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को लेकर लोअर कोर्ट में पिटीशन फाइल की, उसे चैलेंज किया और नाबालिग पर एडल्ट के तौर पर मुकदमा चलाने की परमिशन मांगी। लोअर कोर्ट से अर्जी खारिज होने पर पुलिस अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगाई है। इस केस में पुलिस ने नाबालिग के पिता के अलावा माइनर्स को शराब सर्व करने के जुर्म में होटल के 2 मैनेजर्स और मालिक को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि पुणे पुलिस इस मामले में ढिलाई बरती, ऐसे आरोप उस पर लगे हैं। आरोप यह कि एनसीपी के एक विधायक ने बिल्डर के नाबालिग बेटे को बचाने के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस मामले में पुलिस पर गंभीर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया है। संजय राउत ने पुणे के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग की। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। मामला बहुत सेंसिटिव है, पब्लिक बहुत नाराज है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने पुलिस कमिश्नर को फोन करके मामले में सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी और फिर शाम को डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने पुणे जाकर इस केस की प्रोग्रेस को रिव्यू किया, पुलिस के साथ मीटिंग की। फडणवीस ने कहा पुलिस इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएगी और किसी ने भी इस मामले की जांच पर असर डालने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं है, कोई दबाव नहीं है। और मैंने तो इतना ही नहीं, सीपी साहब को यह कहा है, एक एसीपी को हमने पूरा जितना समय वो पुलिस स्टेशन में वो लोग थे, उस पूरे समय का सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा है। इसमें अगर कोई दबाव डाल रहा है, उनको कोई अलग से मदद की गई है, ऐसी कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जितना सेंसिटिव है, पुलिस ने उतना ही इनसेंसिटिव रवैया अपनाया। जिस लड़के ने बाइक सवारों को टक्कर मारी, उसने शराब पी हुई थी। शराब पीते हुए उसका सीसीटीवी फुटेज था, लेकिन पुलिस ने शुरू में ही कह दिया कि लड़के ने शराब नहीं पी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने भी लड़के को 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया। इससे जाहिर है लोगों का गुस्सा भड़का। लोगों को लगा कि पैसे वाले लोग अपनी पहुंच और रसूख के दम पर अपराध करके आसानी से छूट जाते हैं, इसीलिए यह मुद्दा इतना बड़ा बन गया। अच्छा किया देवेंद्र फडणवीस खुद पुणे गए, पुलिस से बात की, सख्त एक्शन लेने को कहा, लोगों को यकीन दिलाया। कम से कम लोगों में यह उम्मीद जगेगी कि कानून तोड़ने वालों को सजा मिलेगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।